तो हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र मैथ्स पर, जिस पर हमने पिछली वीडियो में क्लास 12th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, जिसका नाम था आव्यूह, जिसमें हमने अभी तक आव्यूह का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया था। और जिसके बाद आज हम शुरू करेंगे आव्यूह के प्रकार और आव्यूह की समानता। तो इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आव्यूह के प्रकार को समझिए। आव्यूह कितने प्रकार का होता है? तो आव्यूह के जितने भी प्रकार होते हैं सभी का यहाँ पर एक एक करके नाम लिख देता हूँ, फिर उनको एक एक करके सभी को समझते हुए इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आव्यूह का पहला प्रकार होता है, यहाँ पर आव्यूह का पहला प्रकार होता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, तो क्षैतिज आव्यूह, और इसके बाद होता है दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अगला होता है नंबर 3 वर्ग आव्यूह। नंबर 4 होता है यहाँ पर विकर्ण आव्यूह। पांच होता है यहाँ पर 5 होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह। 5 के बाद 6 होता है यहाँ पर नंबर 6 अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। 7 होता है 7 पंक्ति आव्यूह। 8 होता है स्तंभ आव्यूह। नंबर 9 होता है यहाँ पर रिक्त आव्यूह, यानी कि या शून्य आव्यूह, इसी को बोलते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह। 10 होता है यहाँ पर ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। नंबर 11 होता है निम्न त्रिभुज आव्यूह। तो ये आव्यूह के वो सभी प्रकार हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और जिसके बाद हम आव्यूह की समानता इस वाले टॉपिक को भी आज ही समझेंगे। तो चलिए समझते हैं आव्यूह के प्रकार को। तो आव्यूह का पहला प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल आव्यूह। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है, यानी कि समझिए इसको जरा। कोई भी आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से यदि कम है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो
कम हो तो वो हमारा क्या है, एक क्षैतिज अवयव कहलाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल समझिए जरा, यानी कि कोई अवयव है जिसमें A11, A12, A13 इस प्रकार से इसके अवयव हैं। तो दूसरी A21, A23, 22 और A23, इसका ये R1 है, ये R2 है, इसमें ये C1 है, C2 और ये C3। तो इसमें इस एग्जाम्पल में ये पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कम है। तो इस ये हमारा क्षैतिज अवयव समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं दूसरे टाइप पर, टाइप नंबर 2, जिसका नाम है ऊर्ध्वाधर अवयव। तो अवयव का दूसरा टाइप है जिसका नाम है ऊर्ध्वाधर अवयव। तो टाइप नंबर 2, इसका नाम है ऊर्ध्वाधर या इसी को ही बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स एकदम से क्षैतिज मैट्रिक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का अपोजिट होता है। उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती थी, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। तो समझिए इसको जरा, ऐसा मैट्रिक्स यानी ऐसा अवयव जिसमें ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। ठीक है, एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या यदि पंक्तियों की संख्या से कम है तो वो हमारा क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल समझिए, यानी कि ये कोई हमारा मैट्रिक्स है ए ही मान लेता हूं चलो। यदि इसमें के एलिमेंट है A11, A12 और A21, A22, A31, A32, ठीक है। तो इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं m इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक ऊर्ध्वाधर अवयव है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं टाइप नंबर 3, जिसका नाम है वर्ग अवयव। ठीक है, तो अवयव का अगला प्रकार है टाइप नंबर 3, जिसका नाम है वर्ग अवयव। टाइप नंबर 3 वर्ग अवयव या इसी को ही बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को समझिए जिसमें यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि दोनों की संख्या बराबर हो तो वो हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी समझिए इसको भी, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो वो हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव कहलाएगा। एग्जांपल समझिए इसका, ये एक मैट्रिक्स में ड्रॉ कर लेता हूं फिर से। इसमें इसका एलिमेंट है A11, A12,
A13 वो सॉरी A21 A22, या एक और मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूं बड़ा, जिसमें के एलिमेंट है A11 A12 A13। इसकी R2 के एलिमेंट होंगे A21 A22 A23, और इसके R3 के जो एलिमेंट होंगे A31 A32 A33। तो ये दोनों हमारे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जिनकी कोटि, इस वाले मैट्रिक्स की कोटि जो है 2 × 2 है, और इस वाले मैट्रिक्स की जो कोटि है वो 3 × 3 है, जहां पर इसके स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है, यानी कि m बराबर है n के। तो ये दोनों क्या है, एक हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अगला पॉइंट समझना, मुख्य विकर्ण, यानी कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। यहाँ पर क्या है, हमारे m और n बराबर हैं, इसमें समझना मुख्य विकर्ण क्या होता है, या इसी को बोलते हैं मेन डायगोनल। मुख्य विकर्ण क्या होता है, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ये वाले एलिमेंट, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जहां पर ये है, एक मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट ए आई जे है, जहां आई प्लस बराबर जे हो, तो इस वाले जहां पर आई और जे की वैल्यू दोनों बराबर हो, और वहां पर जो एलिमेंट आए, तो वो हमारे क्या है, एक मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए और आई जे की दोनों की वैल्यू बराबर है, और यहाँ पर भी आई और जे की वैल्यू दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या है, हमारे मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद चलते हैं टाइप नंबर 4 पर, जिसका नाम है हमारा विकर्ण मैट्रिक्स। तो आव्यूह का अगला प्रकार है टाइप नंबर 4, जिसका नाम है विकर्ण आव्यूह। तो यहाँ पर टाइप नंबर 4 विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि समझिए इसको, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, वो हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो समझिए इसको डेफिनेशन, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। इसका एग्जाम्पल सेट करता हूं मैं यहाँ पर एक, तो ये एक ए नाम का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका जो अवयव है A11 पहला अवयव होगा, इसके बाद मुख्य विकर्ण के अवयव भी सेट करता हूं यहाँ पर A11, दूसरी रो का जो दूसरा एलिमेंट होगा, और तीसरी रो का जो तीसरा एलिमेंट होगा A33। तो बाद बाकी ये सभी एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित होंगे, और बाद बाकी जितने भी इनको मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर जितने भी शेष अवयव होंगे, वो सभी क्या है, शून्य होंगे, यानी 0 होंगे। तो बाकी जितने भी शेष अभी एलिमेंट हैं, उन सभी को यहाँ पर 0 कर देता हूं। तो ये सभी एलिमेंट इसके 0 होंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, यानी कि ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष जितने भी एलिमेंट इसके बचेंगे, वो सभी के सभी शून्य होंगे। ठीक है, और
जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग मैट्रिक्स में ही निकाला जा सकता है, वर्ग मैट्रिक्स का एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो इसका बड़ा रूप समझिए, इसका भी इस प्रकार से एक बड़ा मैट्रिक्स लेता हूँ 4x4 का। तो इसमें इसके जो एलिमेंट होंगे यहाँ पर A11, A22, A33 और यहाँ पर A44, A33, A44, ठीक है। तो इसके इन सभी अवयवों को छोड़कर जितने भी इसमें एलिमेंट जितने भी बचे होंगे वो सभी यहाँ पर शून्य होंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी समझ लिया। इसके बाद चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 5, जिसका नाम है हमारा इकाई अवयव या इसी को भी बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स का अगला टाइप है जिसका नाम है टाइप नंबर 5 यानी इकाई अवयव। तो टाइप नंबर 5 है इसका इकाई अवयव, इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि एक प्रकार से यूनिट मैट्रिक्स एक प्रकार से हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, जिसके जितने भी मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वो सभी एक होते हैं और जितने भी शेष अवयव बचे हुए हैं वो सभी 0 होते हैं। तो इसका एक मैट्रिक्स के थ्रू समझिए, ये एक हमारा मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, जिसके मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं वो 1 होंगे और जितने शेष अवयव बचे इसके वो सभी 0 होंगे। तो ये एक हमारा 2x2 का एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया। तो इसी प्रकार से इसको मैं बड़ा करके लिख सकता हूं, यहाँ पर 3x3 का भी मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकता हूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि ये एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक तथा शेष सभी अवयव शून्य हों, ठीक है। तो ये यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा जितने भी अवयव शेष बचे मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर जितने भी अवयव बचे होंगे वो सभी के सभी हमारे शून्य होंगे। तो वो हमारा मैट्रिक्स एक हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद टाइप नंबर 5 में यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके बाद चलते हैं टाइप नंबर 6 पर, जिसका नाम है अदिश मैट्रिक्स, ठीक है। तो अवयव का अगला प्रकार है टाइप नंबर 6 जिसका नाम है अदिश मैट्रिक्स। तो टाइप नंबर 6 इसका नाम है अदिश अवयव या इसी को ही बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार से हमारा डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव ही होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव जो है हमारे समान अवयव होते हैं। यानी कि समझिए इसको एग्जांपल के थ्रू, ये एक मैं मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं ए नाम का, ठीक है, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे और बाद बाकी जितने अभी अवयव इसमें शेष बचेंगे वो सभी हमारे शून्य होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ 3 0 0 3। तो ये हमारा एक 2x2 का अदिश मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर 2 बाई 2 का एक क्या है, अदिश मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी प्रकार से एक मैं बड़ा मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसके जो एलिमेंट होंगे, मान लीजिए ये 4 है, बाद बाकी 0, ये 0, ये 4, ये 0, ये 0, ये 4। ठीक है, तो ये हमारा 3 बाई 3 का एक अदिश मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसको भी देखिए। एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, तो वो क्या है, एक हमारा अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर 6, ये भी कंप्लीट कर लिया हमने, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद चलते हैं टाइप नंबर 7 पर, जिसका नाम है पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप नंबर 6 पर जाने से पहले इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पर। 2-3 इसके इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी समझिए इनको भी। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें पहला पॉइंट है प्रत्येक विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। एक वर्ग आव्यूह होता है, यानी कि प्रत्येक विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। यानी इसको ऐसे समझिए, यानी कोई भी हमारा एक वर्ग है, तो विकर्ण हम एक वर्ग में या फिर आयत में ही निकाल सकते हैं, और बाद बाकी किसी में भी कि कोई भी आकृति हो उसका विकर्ण नहीं निकाल सकते। तो इसी के आधार पर ही एक हमारा जो विकर्ण आव्यूह होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग आव्यूह का ही बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी विकर्ण आव्यूह होगा तो उससे पहले वो एक हमारा वर्ग आव्यूह भी होगा। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है इसमें प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है, तो समझिए इसको भी जरा। यानी कोई भी एक मैं यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, जिसका एलिमेंट यूनिट मैट्रिक्स ये होता है हमारा। तो और एक जो भी हमारा विकर्ण आव्यूह होता है और यूनिट आव्यूह होता है, तो इन दोनों के मुख्य विकर्ण के एलिमेंट ही होते हैं, बाद बाकी 0 होते हैं। तो इसी के आधार पर ये हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स भी है और एक हमारा ये विकर्ण आव्यूह भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इकाई आव्यूह एक हमारा विकर्ण आव्यूह भी होता है। ठीक है, लेकिन विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं होगा, केवल और केवल हमारा इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा। ठीक है, ये इसका उल्टा नहीं होगा। तो ठीक है, समझिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इसमें प्रत्येक इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह होता है। यानी कि अदिश आव्यूह की जो डेफिनेशन के अनुसार डेफिनेशन बोलती है कि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। तो एक हमारे जो यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह होता है उसके भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव भी समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक जो इकाई आव्यूह होगा वो हमारा क्या है, एक अदिश आव्यूह भी होगा। ठीक है,
लेकिन प्रत्येक अदिश आव्यूह हमारा इकाई आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट समझिए, इसमें अगला पॉइंट और है प्रत्येक अदिश आव्यूह, प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होगा, विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद चलते हैं टाइप नंबर 6 पर। ठीक है, तो आव्यूह का अगला टाइप है टाइप नंबर 6, जिसका नाम है पंक्ति आव्यूह। टाइप नंबर अगला है 6 नहीं 7 है, जिसका नाम है पंक्ति आव्यूह। या इसी को ही बोलते हैं यहाँ पर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही रो उपस्थित हो। ठीक है, तो वो क्या है हमारा एक पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं, ए बराबर इसके जो एलिमेंट हैं A11, A12, A13, इसी प्रकार से ये A1n तक जाएगा, जिसमें केवल और केवल एक ही रो उपस्थित हो और जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो सभी के सभी कॉलम हैं, C1, C2, C3 और ये यहाँ पर Cn। ठीक है, इस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही रो उपस्थित है, तो इसी के आधार पर कह सकते हैं हम कि ये हमारा क्या है, एक पंक्ति आव्यूह है। तो यहाँ पर लिख देता हूं ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति हो। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 8, जिसका नाम है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह भी यहीं पर समझ लीजिए, टाइप नंबर 8 स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह इसी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम उपस्थित हो, यानी कि स्तंभ उपस्थित हो। तो समझिए इसको, यहां पर कोई मैं मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूं, ए बराबर जिसके एलिमेंट होंगे A11, A21, A31, इसी प्रकार डॉट डॉट चलते रहेगा ये AM1 तक, जिसमें ये सभी क्या है, ये इसमें एक ही कॉलम उपस्थित है और बाद बाकी इसमें अनेकों रो उपस्थित हैं। तो इसी के बेस पर कह सकते हैं ये हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो लिख यहाँ पर, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, तो ये हमने आव्यूह के अभी तक 8 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके बाद 2 टाइप और बचते हैं, 2-3 उनको भी समझते हैं। तो चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 9। तो आव्यूह का अगला प्रकार है टाइप नंबर 9, जिसका नाम है शून्य आव्यूह। तो यहां पर लिखते हैं टाइप नंबर 9 शून्य आव्यूह, या इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स क्या होता है समझिए इसको भी, यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी के सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए ये एक मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं, ये जिसके
सभी अवयव जीरो हैं तो ये हमारा क्या है, एक नल मैट्रिक्स यानी कि शून्य अवयव है। ठीक है, क्लियर है। तो अगला टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है यहीं पर भी समझ लीजिए, टाइप नंबर 10। इसका नाम है ऊपरी त्रिभुज अवयव। इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है समझिए इसको भी। यानी अवयव का अगला प्रकार टाइप नंबर 10 क्या होता है समझिए इसको भी। यानी कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वो क्या है, एक हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऊपरी त्रिभुज अवयव कहलाता है। तो इसको अवयव ड्रॉ करके समझाता हूं, समझना इसको जरा। यानी कि ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक है, इस प्रकार से, और जिसमें एलिमेंट होंगे 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और जितने भी इसके एलिमेंट जो बचे वो सभी के सभी जीरो होंगे। तो यानी कि ये सभी जितने भी ये वाले जो एलिमेंट हैं ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हैं, और जिसके नीचे के ये सभी एलिमेंट वो सभी के सभी जीरो हैं। तो इसके बेस पर कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें ये एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर की साइड। यहां से ये एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके आधार पर कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसी का एक बड़ा रूप समझिए, एक बड़ा मैट्रिक्स भी ड्रॉ करता हूं। बड़ा मैट्रिक्स के एलिमेंट रख लीजिए 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 8 9 10 11 12 13, और जितने भी जो नीचे वाले एलिमेंट बचे वो सभी के सभी इसमें जीरो होंगे। ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और इसी का ही अपोजिट अगला टाइप होगा निम्न त्रिभुज मैट्रिक्स यानी टाइप नंबर 11। निम्न त्रिभुज मैट्रिक्स यानी कि अवयव, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो हो तो वो क्या है, एक हमारा निम्न ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्योंकि जब इसके सभी ऊपर के सभी अवयव मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो होंगे तो इसका जो ट्रायंगुलर त्रिभुज जो है यानी ट्रायंगल जो बनेगा इसमें नीचे ट्रायंगल बनेगा। तो इसी के बेस पे कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक निम्न ट्रायंगुलर अवयव होगा। ठीक है, तो अवयव ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, उसके बाद समझना। तो इसका एक अवयव ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पर, ए बराबर, तो 1 2 3 4 5 6, और जो भी इसके शेष अवयव बचे वो सभी सभी जीरो होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ से मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो हैं, और जो नीचे बना है एक हमारा एक त्रिभुज बन चुका है। तो इसी के आधार पर कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक निम्न त्रिभुज अवयव है। ठीक है, कंप्लीट है। तो ये अभी तक हमने अवयव के प्रकार कर चुके हैं। इसके बाद चलते हैं अवयव की समानता पर। अगला टॉपिक है अवयव की समानता, उसको भी समझते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1। तो अभी तक हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक का जिसका नाम है अवयव की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम समझेंगे कि दो मैट्रिक्स हमारे समान कब होंगे। तो समझिए, यानी कि दो अवयव ए कॉमा बी समान होंगे। तो मानिए ये हमारा मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है ए आई जे, और जिसकी कोटि मान लीजिए m क्रॉस n है। ठीक है,
और जिसके बाद हमारा दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए बी है और इसके जो एलिमेंट है बी आई जे है और इसकी जो कोटि है, कोटि मान लीजिए पी क्रॉस क्यू है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे कब समान होंगे, तो इसके कुछ पॉइंट हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं ये दोनों हमारे मैट्रिक्स समान होंगे। ठीक है, तो चलिए उन पॉइंट को भी समझ लीजिए। यानी इसका पहला पॉइंट है, यदि ए के पंक्तियों की संख्या आव्यूह ए के पंक्तियों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के समान हो तो कह सकते हैं ये दोनों आव्यूह हमारे समान होंगे। तो यहां पर लिख देता हूं ए के पंक्तियों की संख्या बराबर हो बी के पंक्तियों की संख्या के, बराबर बी के पंक्तियों की संख्या ठीक है, तो यहां पर ए में पंक्ति एम है और बी में पंक्ति पी है, तो यहां पर लिख देता हूं एम बराबर पी। ठीक है, यदि ये दोनों हमारे बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं ये दोनों आव्यूह हमारे क्या समान आव्यूह हैं। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट है यदि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी के स्तंभों की संख्या समान हो तो कह सकते हैं ये दोनों आव्यूह हमारे क्या समान होंगे। तो दूसरा पॉइंट इसी प्रकार लिख देता हूं, तो यदि n बराबर q हो तो लिख ही देता हूं पूरा, ए के स्तंभों की संख्या बराबर हो बी के स्तंभों की संख्या के, बी के स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ए का स्तंभ है n और बी का स्तंभ है q, तो यहाँ पर n बराबर q। ठीक है, तो इसके आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि दो आव्यूह हमारे समान होंगे। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के समान हो तो ठीक है, तो वो भी क्या एक हमारा समान आव्यूह होगा। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट और लिख दीजिए, ए का प्रत्येक अवयव बराबर हो बी के प्रत्येक अवयव के, बराबर बी का प्रत्येक अवयव। तो यहां पर लिख देता हूं मैं m क्रॉस n बराबर है p क्रॉस q, यानी कि यदि हम कोटि की पूरी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे आव्यूह के अवयवों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर m क्रॉस n बराबर p क्रॉस q। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ये दो आव्यूह हमारे समान होंगे या नहीं। ठीक है, तो हमने आज कंप्लीट कर लिया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार, और दूसरा टॉपिक हमने समझा आव्यूह की समानता। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं कुछ एग्जांपल भी इसके समझ लेते हैं, फिर जिसके बाद हम अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 जिसमें बोला है ये मैट्रिक्स है, इसमें x + 3 इसका एलिमेंट है और दूसरा z + 4 और तीसरा एलिमेंट है 2y - 7। ठीक है, और अगला है इसमें -6 0 b - 3 -21 और 0। तो ये एक हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है जो बराबर है, इसका दूसरा मैट्रिक्स है 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a, b, c और यहाँ x, y, z इन सभी का मान निकालना है। ठीक है, इन सभी का मान निकालना है, तो निकालते हैं। चलो देखिए जरा इसको भी। तो समान आव्यूह के मतलब जो समान आव्यूह की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके आधार पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो
इस वाले अवयव का प्रत्येक अवयव इस वाले अवयव के समान होगा, तो इसका जो ये वाला A11 मतलब A11 जो अवयव है उसको इसके A11 में अवयव के बराबर रखेंगे, तो इसको इस वाले अवयव के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर होगा x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी, इसको प्लस 3 को इधर ले जाएंगे, -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी x बराबर -3। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी जितने भी अवयव वैल्यू पूछी हुई है उन सभी की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ z प्लस 4 है और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 6 है, तो इसके बराबर 6 रख देंगे। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये z की वैल्यू 2 आएगी। जब इस 4 को इधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, तो z की वैल्यू 2, यहाँ पर z की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसको इसके बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y -7 बराबर 3y -2। ठीक है, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे इस 2y को और 3y को एक तरफ कर लेंगे और इस -7 और -2 को भी एक तरफ कर लेंगे, तो इसको इधर ले आइए, -3 को उठाकर ये हो जाएगा 2y -3y। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और +7। तो ये यहाँ पर +2y में से -3y गया तो -1 बचेगा, यानी -y बचेगा। और यहाँ पर जब +7 में से 2 गए तो 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आएगी वो -5 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे भी करिए। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a यहाँ पर है और इसका ये वाला एलिमेंट यानी a को इसके इक्वल में रखना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a-1 बराबर -3। ठीक है, जब -1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा a बराबर -3 +1। तो जब इसे सॉल्व घटाएंगे तो ये बचेगा -2। a की वैल्यू कितनी आएगी? -2। ठीक है, और b तो हमारा ये दे रखा है b, और इसको इसी के इक्वल में रखेंगे तो ये हो जाएगा b -3 बराबर 2b +4। ठीक है, तो b को एक तरफ कर लीजिए और बाद बाकी जो नंबर है उनको भी एक साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा b यानी 2b -b। जब इसको इधर लेंगे इसको इधर ले आएंगे तो 4 -3। ठीक है, तो ये बचेगा b बराबर -7। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? c बचा, और c को रखना है g को 0 के बराबर में, तो ये हो जाएगा 2c बराबर +2 माइनस बराबर, तो यहाँ से इधर 2c बराबर -2, 2 से 2 खत्म, तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू हमने निकालनी जो जो इस सवाल में पूछी गई थी। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो चलते हैं अगले एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 2 को समझिए। इसमें बोला है, यानी कि एग्जांपल नंबर 2, इसमें बोला एक मैट्रिक्स है जिसमें रखा है 2a + b और दूसरा है 5c - d, a - 2b, 4c + 3d बराबर है 4 11 -3 और यहाँ 24। तो इसमें हमें ए बी सी डी की मान वैल्यू निकालनी है, तो ए बी सी डी ए बी सी डी का मान। ठीक है, तो हमें इस वाले क्वेश्चन में ए बी सी डी के वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी हम पहले के तरीके से ही करेंगे, जिसमें हम इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a + b बराबर 4। ठीक है, और इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर में रखेंगे तो 2a ये हो जाएगा -3। ठीक, इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5c - d बराबर के 11, और इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4c + 3d बराबर 24। ठीक है, बराबर 24। ठीक है, तो चलिए
तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा a माइनस के 2b बराबर माइनस के 3। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करिए इसमें नीचे वाले में, तो 2 की मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2a माइनस के 4b माइनस के 6, ठीक है, माइनस 6। तो यहाँ पर घटा दीजिए, घटाने पर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस। तो इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन हमें माइनस करनी है, तो ये प्लस के 2 ये माइनस के 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 और 1 b 5, मतलब 5b हो जाएगा, 5b हो गया। और ये प्लस के 6 और ये प्लस के 4, तो 6 और 4 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से b की जो वैल्यू निकलेगी 2 निकलेगी, b की वैल्यू 2 निकलेगी। तो यहाँ से b की वैल्यू 2 निकली है, तो इस b की वैल्यू को इस वाली या इसमें या फिर इस वाली इक्वेशन में किसी में से एक में पुट करने के बाद यहाँ से हमें a की भी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर रखिए, इस वाली पहली वाली इक्वेशन में रखता हूँ, यहाँ से इसको रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगी 2a प्लस के, यहाँ पर b है तो इस b की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, 2 हो जाएगा बराबर 4, ठीक है। और ये 2 को माइनस इधर ले जाएंगे तो ये 4 में से 2 चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, यानी 4 माइनस 2, 2a बराबर, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 2, तो 2 से 2 खत्म, तो a बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो हमें a और b की दोनों वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम c और d की भी वैल्यू निकालते हैं, समझिए जरा यहाँ पर। तो ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है 3, और ये चौथी इक्वेशन दे रखी है, तो इसको यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा 4c प्लस के 3d बराबर 24, ठीक है। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ से d की वैल्यू, d c और d दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समझिए जरा, इस ऊपर वाले में हम 3 की गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो जब 3 की गुणा करेंगे तो 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15c, और ये हो जाएगा माइनस के 3d बराबर 11 33, ठीक है। इसमें हमने 3 की गुणा इसमें की तो 3 पंजे 15, और इस 3 की गुणा इसमें की तो माइनस के 3d, और जब इस 3 की गुणा इस 11 में की तो 33, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को, इस वाली को और इस वाली को जोड़ने पर, तो ये प्लस के 3 और ये माइनस के 3d आपस में खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 15 और 4 c जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 4 19, 15 4 19 c बराबर, ये जुड़ जाएगा 24 और 33, तो यहाँ पर 57 हो जाएगा 24, ठीक है। क्लियर है इतना। अब ये 19 थी, ये 57, तो यहाँ से 19 थे, ये 57 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू जो निकलेगी वो 3 निकलेगी, ठीक है। अब ये जो c की वैल्यू जो निकली है, इस c की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पुट करिए, इसको c को इस वाली में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 माइनस के d बराबर 11, 3 इंटू 15 हो जाएगा 15, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा d बराबर 15 माइनस 11, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू जो आएगी 4 आएगी, 15 में से 11 गए 4, तो d बराबर 4। तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने a b c d सभी की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं सभी को एक एक करके। तो हमने a की वैल्यू निकाली थी, वो थी 1, b की वैल्यू हमने निकाली थी, वो थी 2, हमने c की वैल्यू निकाली थी 3, और d की हमने वैल्यू निकाली थी 4। तो इस क्वेश्चन में ये ही हमें ए बी सी डी की वैल्यू हमें निकलवानी, लेकर बाहर आता, तो हमने वो अपने यहाँ पर निकाल ली। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें एक आगे दे रखा है, जिसमें
अभी दे रखा है 3 2 1 और x बाई 5 1 माइनस 1 और 4, ठीक है। और इसके बराबर दूसरा व्यू है 3 2 1 माइनस 1 0 5 1 माइनस 1 z, ठीक है। इसमें हमें x y z की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x y z का मान x y z का मान, ठीक है। इसका भी सेम प्रोसेस वही है जो हमने पहले 2 एग्जांपल कर चुके हैं। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, तो x बराबर -1 और y की जो वैल्यू होगी ये दूसरा एलिमेंट यानी कि y बराबर 0 और z की जो वैल्यू होगी z ये दे रखा, इसकी जो वैल्यू है ये है z बराबर 4, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज का, जिसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।